हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी ऊर्जा सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। आंसर इसका सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक रूप से लगातार उपलब्ध रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। इस सौर ऊर्जा यह नवीकरणीय है क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं से पुनः पूर्ति योग्य है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक, ये सभी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन इसके भंडारण है। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पवन, डी जल। से आंसर है इसका बी सूर्य। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्राथमिक स्रोत सूर्य है। सूर्य सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष और अक्षय स्रोत है, जिससे सौर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है। भारत में भौगोलिक स्थान के कारण देश में वर्ष के लगभग 250 से 300 दिन तेज धूप उपलब्ध रहती है, जो उसे सौर ऊर्जा के लिए आदर्श स्थान बनते हैं। भारत का राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 है, जहाँ बादला सौर पार्क विश्व के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होती है? ए जल प्रवाह से, बी सूर्य किरण से, सी वायु गति से, डी भूताप से। सही आंसर है इसका सी वायु गति से। पवन ऊर्जा को मुख्य रूप से बहती हवा की गतिज ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है। अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसे हवा की शक्ति का उपयोग कर पवन टरबाइन द्वारा बिजली में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए पवन ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी बायोगैस, डी कोयला। से आंसर है इसका डी कोयला। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, सौर आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा उनका लगातार दोहन करने पर जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का द्वितीय स्रोत निम्नलिखित कौन सा है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी विद्युत, डी गैस। से आंसर है इसका सी विद्युत। ऊर्जा के द्वितीय स्रोत वे स्रोत है जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य, पवन आदि से प्राप्त ऊर्जा को परिवर्तित करके प्राप्त किए जाते हैं। विद्युत बिजली एक द्वितीय ऊर्जा स्रोत क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के रूपांतर से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान करता है? ए इससे प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र तेजी से क्षीण होती है, बी है ऊर्जा कंपनियों को असीमित लाभ प्रदान करता है, सी इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ती है, डी इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। सही आंसर इसका डी। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में योगदान देता है क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण है। नवीकरणीय संस्थान में प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है तथा वे कभी भी समाप्त नहीं होते। इसके 5 मुख्य प्रकार हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास और भूतापीय। अगला प्रश्न है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को में 2024 में निम्नलिखित में किसके माध्यम से 2.5 GW और 3.4 GW की रिकॉर्ड तौर वृद्धि देखी गई? ए बायोमास ऊर्जावादी, बी पवन और परमाणु, सी सौर और पवन, डी जल विद्युत और भूतापीय। सही आंसर है इसका सी सौर पवन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर 24.5 गामावाट और पवन ऊर्जा 3.4 गामावाट के माध्यम से रिकॉर्ड तौर वृद्धि दी गई है। वृद्धि सरकारी प्रोत्साहन नीति सुधारों और पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जैसी पहलों के कारण संभव है, जो स्वस्थ ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? ए गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। से आंसर इसका ए गुजरात। गुजरात भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अग्रणी राज्यों में से एक है क्योंकि इसकी लंबी तटरेखा, उच्च पवन गति और अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इसे उपयुक्त बनाती है। वर्तमान आंकड़े के अनुसार गुजरात के स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 10,000 मेगावाट से अधिक है, जो क्षेत्र के शीर्ष प्रदर्शनकारियों में बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन माना जाता है? ए सौर ऊर्जा, बी प्राकृतिक गैस, सी पवन ऊर्जा, डी वन। सही आंसर है इसका बी प्राकृतिक गैस। गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें मानवीय समय सीमा में पुनः प्राप्त या पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इनकी निरंतर पूर्ति होती रहती है। प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जिससे बनने में लाखों साल लगते हैं। इसे प्राकृतिक रूप से
प्रतिस्थापित की तुलना में बहुत तेजी से खपत किया जाता है। इस प्रकार यह गैर नवीकरणीय संसाधन बन जाता है। वनों को भी नवीकरणीय माना जाता है कि यदि उनका प्रबंध स्थायी रूप से किया जाए तो पेड़ों को पुनः लगाया और उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा निष्कर्षण के लिए उच्च परिचालन लागत की आवश्यकता होती है। बी, सौर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एवं नवीकरणीय है। सी, सौर ऊर्जा का उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। डी, सौर ऊर्जा के लिए खनन और निष्करण की आवश्यकता होती है जहाँ जीवाश्म ईंधन निःशुल्क उपलब्ध है। आंसर इसका बी, जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लाभ यह है कि सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने के किसी भी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता और न ही इसके लिए खनन की निष्करण की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है? ए, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण। बी, बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। सी, गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करना। डी, खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना। आंसर है इसका बी, बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि गगनचुंबी इमारतों का निर्माण गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग तथा खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना पर्यावरण के प्रतिकूल गतिविधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं? ए, प्राकृतिक गैस। बी, पेट्रोलियम। सी, वायु। डी, कोयला। सही आंसर है इसका सी, वायु। नवीकरणीय संसाधन या नव्य संसाधन वे संसाधन है जिसके भंडारण में प्राकृतिक परिस्थितियों प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापन होता जा रहा है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल, बायोमास, गैस, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस आदि नवीकरणीय संसाधन स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ए, ज्वार ऊर्जा। बी, बायोमास ऊर्जा। सी, नाभिक ऊर्जा। डी, जल विद्युत ऊर्जा। सही आंसर है इसका सी, नाभिक ऊर्जा। नाभिक ऊर्जा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। इसकी मात्रा सीमित रूप से उपलब्ध है, इसलिए इसके समाप्त होने का संकट में जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। ज्वार ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा के गैर पारंपरिक नवीकरणीय स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? एक से असमय। बी, समाप्य और नवीकरणीय। सी, नवीकरणीय। डी, समाप्य और गैर नवीकरणीय। इसका आंसर इसका डी। जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल समाप्य और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों से पहले बना प्राकृतिक संसाधन का निर्माण लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुआ, जिससे पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोल, डीजल आदि बनता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। हालांकि इसके उपयोग के पर्यावरण को नुकसान होता है क्योंकि पर्यावरण के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जैसे CO2, CH4 आदि का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में सक्रिय है? ए, 7। बी, 3। सी, 2। डी, 4। से आंसर इसका 7। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में 95% अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में केंद्र है। अगला प्रश्न है, कोयले और पेट्रोल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? ए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। बी, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सी, मानक तापीय बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं है। डी, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सही आंसर इसका ए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे संचालन में विद्युत का उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन कोयले और पेट्रोल से किया जाता है। हम ऊर्जा के नवीकरण का वैकल्पिक स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा आदि पर आत्मनिर्भर होकर कोयला और पेट्रोलियम संरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं? ए, कोयला। बी, पवन चक्की। सी, प्राकृतिक गैस। डी, पेट्रोलियम। सी आंसर इसका बी, पवन चक्की। ऊर्जा का वर्गीकरण परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा संसाधन वस्तुत अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन समाप्त होने के योग्य होते हैं तथा इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, इसके अंतर्गत सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। इन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है, जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि, सौर आदि। अगला प्रश्न है, अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में होने वाली हानि। ए, स्थिर आपूर्ति। बी, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत। सी, अत्यधिक प्रदूषण। डी, उच्च परिचालन लागत। सही आंसर इसका ए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अक्षय भू
ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। इन संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा इको फ्रेंडली होता है, किंतु स्थिर आपूर्ति से होने वाले एक हानि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? ए लकड़ी, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी नाभिक है। सही आंसर है इसका डी नाभिक है। नाभिक विखंडन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। इस प्रक्रिया में एक परमाणु तथा नाभिक दो संतृप्त नाभिकों में विभाजित होता है। उल्लेखनीय कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अक्षय ऊर्जा को अक्सर स्वस्थ ऊर्जा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? ए प्राकृतिक गैस, बी वन, सी सूर्य का प्रकाश, डी पेट्रोल। से आंसर इसका सी सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा में कहते हैं। इस ऊर्जा को उष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लगाया जाता है। यह कभी न खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन का बेहतर विकल्प है। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिक संयंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी संश्लेषित गैस, डी प्राकृतिक गैस। आंसर इसका सी सिंथेसिस या संश्लेषित गैस, जिसे सिन गैस भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, जिसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए महासागरीय तापीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी तरंग ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। सही आंसर है बी सौर ऊर्जा। महासागर धरती की सतह पर 70% भाग घेरे हुए हैं और ज्वार ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तापीय ऊर्जा आदि रूप में ऊर्जा के एक विशाल राशि का प्रदान है। सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा दीप्तिमान प्रकाश और सूर्य से निकलने वाली उसमें जिसे फोटोवोल्टिक सौर तापीय ऊर्जा, बिजली संयंत्र और पश्चिम प्रकाश संश्लेषित जैसी कई विकसित तकनीकों का उपयोग करने का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण की पहचान करें। ए प्राकृतिक गैस, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। सही आंसर है इसका ए प्राकृतिक गैस। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में है जो लंबे समय से प्रयोग होते हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम आदि आते हैं। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, जिससे मुख्यतः मीथेन होती है। अगला प्रश्न है, गुजरात स्थित सूरत जिला जिसे देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% क्या उपलब्ध कराया जाता है? ए सौर संचालित गांव, बी सौर संचालित हवाई अड्डा, सी सौर संचालित प्राथमिक विद्यालय, डी सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सही आंसर इसका डी। गुजरात स्थित सूरत जिला देश में 100% सौर ऊर्जा वाले प्राथमिक सुरक्षा केंद्र पीएससी के लिए एक पहला जिला बन गया है, जिसमें कुल 52 पीएससी हैं और उन सभी को अब सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा है, जिनके खत्म होने के बाद उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता। ए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, बी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, सी सौर ऊर्जा, डी ऊर्जा के अच्छे स्रोत। से आंसर इसका बी। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में बहुत लंबे समय तक जमा है, जिन्हें खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, वे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? ए जल विद्युत, बी जैव ईंधन, सी भूतापीय ऊर्जा, डी गैसोलीन। से आंसर इसका डी गैसोलीन। नवीकरणीय ऊर्जा का अक्षय स्रोत वे सभी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है, जैसा जिनके स्रोतों का क्षय नहीं होता, जिनमें स्रोत का पुनः भरण होता है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। गैसोलीन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए सौर, बी वायु, सी समुद्र की लहरें, डी कोयला। से आंसर इसका डी कोयला। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का क्या नाम है? ए ऊर्जा के अक्षय स्रोत, बी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, सी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, डी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। सही आंसर है इसका बी। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं? ए पवन ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी जीवाश्म से ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। से आंसर इसका सी जीवाश्म से ऊर्जा। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से हैं, जबकि जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा को गैर नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को स्वस्थ ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण पर्यावरण स्थिति होती है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन कभी न समाप्त होने वाला साधन है? ए जीवाश्म ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। से आंसर है इसका बी। सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम में जलवायु में परिवर्तन करते हैं। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का स्रोत है। सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का विशाल स्रोत है, जिसका उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत निर्माण, कमरे को गर्म रखने और फसल सुखाने में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी तारे, डी समुद्र। से आंसर है इसका बी, सूर्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्वरूप है? ए सौर ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। से आंसर है इसका ए सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? ए पश्चिमी घाट, बी गंगा घाट, सी हिमालय, डी दक्षिण पठार। से आंसर है इसका ए। पवन ऊर्जा के लिए अधिकतम संबंधित क्षेत्र पश्चिमी घाट है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 6% ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। से आंसर है इसका डी तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का नवीकरणीय व गैर पारंपरिक स्रोत है। वर्तमान में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। विश्व के पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर अमेरिका तथा तीसरे पर जर्मनी है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में तमिलनाडु प्रथम, गुजरात द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, केरल चौथे व मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। अगला हमारा टॉपिक है नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। इसका पहला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी किस पैमाने पर कार्य करती है? ए मीटर, बी मिलीमीटर, सी माइक्रोमीटर, डी नैनोमीटर। से आंसर इसका डी नैनोमीटर। नैनो तकनीकी आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर के पैमाने पर काम करती है। माप 1 नैनोमीटर या मीटर का 1/4 हिस्सा 10.9 मीटर होता है। कार्य इस पैमाने पर परमाणु और अणु के स्तर में हेरफेर करके नई संरचना को साथ विकसित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 स्क्वायर 6 मीटर, 10 स्क्वायर 9 मीटर, 10 स्क्वायर 3 मीटर, 10 स्क्वायर 12 मीटर। से आंसर इसका बी 10 स्क्वायर 9। नैनोमीटर की लंबाई माप एक इकाई है जिसे मीटर और सेंटीमीटर में होते हैं। 1 नैनोमीटर मीटर का 1/4 भाग है, यानी कि 0.0 ये वाला भाग। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए आइंस्टीन, बी रिचर्ड फाइनमैन, सी नोरियो तानिगुची, डी न्यूटन। से आंसर इसका सी नोरियो तानिगुची। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले नोरियो तानिगुची ने किया था। जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानिगुची ने 1974 में सम्मेलन में नैनोमीटर स्तर की परिशुद्धता वाली मशीनिंग प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ए न्यूटन, बी रिचर्ड फाइनमैन, सी नोरियो तानिगुची, डी बोर। से आंसर इसका बी रिचर्ड फाइनमैन। अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन ने व्यापक रूप से नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने 1959 में अपनी प्रसिद्ध व्याख्या देयर इज प्लेंटी ऑफ द रूट एट द बॉटम में परमाणु और अणुओं के व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, नैनो कणों का आकार सामान्यतः होता है। ए है 1 to 10 nm, बी है 100 से 1000 nm, सी है 1 से 10 nm, डी है 1 से 10 nm से नैनोमीटर, यानी कि आंसर इसका ए। नैनो कण का आकार सामान्यतः 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। यह सीमा अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे ISO द्वारा वैज्ञानिक रूप से परिभाषित है, जहाँ कम से कम एक आयाम इस सीमा में होता है। इस आकार में कण अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुण दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन नैनोट्यूब किस तत्व से बनी होती है? ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी बोरोन। से आंसर इसका बी कार्बन। कार्बन नैनोट्यूब पूरी तरह से कार्बन परमाणु के बने बेलनाकार अणु से होते हैं, जो ग्राफीन की एक शीट का रोल करके बनाए जाते हैं। ये कार्बन के अवरूपक होते हैं। मुख्यतः संरचना, ये कार्बन परमाणु के एक पृष्ठपोषणीय जाली से बने होते हैं। गुण, ये बहुत हल्के होते हैं, अत्यधिक मजबूत और किसी तक गर्मी के अच्छे सुचालक होते हैं। व्यास, इनका व्यास नैनोमीटर पैमाने का होता है। अगला प्रश्न, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किसके लिए होता है? ए नैनो दवाइयाँ, बी कैंसर उपचारक, सी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डी उपरोक्त सभी। से आंसर इसका डी। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो तकनीक का उपयोग नैनो दवाइयाँ, कैंसर के उपचार, ड्रग डिलीवर सिस्टम तथा अन्य संवेदनशील चिकित्सा प्रकार करने के लिए किया जाता है। रोग निदान, रोग उपचार, पुनर्योजित चिकित्सा, जीन थेरेपी, दंत चिकित्सा, सौंदर्य प्रदर्शन, दवा वितरण तथा उपचार के क्षेत्र में नैनो तकनीकी सफल और लाभकारी सिद्ध हो रही है।
अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किस लिए किया जाता है? ए छोटे चिप बनाने में, बी तेज प्रोसेसर में, डी सी कम ऊर्जा खपत में, डी उपयुक्त सभी। सेंसर का डी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक के प्रमुख रूप से निम्नलिखित कारणों में जाता है। ए छोटे चिप बनाने में, ट्रांजिस्टर और घटकों नैनो स्केल तक छोटे करने के लिए, तेज प्रोसेसर में छोटे ट्रांजिस्टर डेटा के तेजी प्रोसेस करते हैं, कम ऊर्जा खपत से नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कम शक्ति का उपयोग करते हैं, बेहतर बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं, इसलिए नैनो तकनीकी इलेक्ट्रॉन को छोटा और तेज और अधिक कुशल बनाती है। अगला प्रश्न है, क्वांटम डॉट किसे कहते हैं? ए जैव विज्ञान, बी प्रकाश उत्सर्जन, सी कृषि, डी मौसम विज्ञान। से आंसर है इसका बी प्रकाश उत्सर्जन। क्वांटम डॉट मुख्य रूप से प्रकाश उत्सर्जन से संबंधित है। मुख्यतः तथ्य है, क्वांटम डॉट्स अर्धचालक नैनो क्रिस्टल होते हैं। जब इन पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो ये अपने आकार में आधार पर विशिष्ट तरंगों का प्रयोग उत्सर्जित करते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से एलईडी डिस्प्ले, टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन और सॉलिड स्टेट लाइटिंग में किया जाता है। इसके अलावा इन्हें बायो इमेजिंग जैसी चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्राथमिक गुण प्राकृतिक उत्सर्जन का होता है। अगला प्रश्न, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में कैसे किया जाता है? ए नैनो फिल्टर द्वारा, बी बैक्टीरिया नाशक द्वारा, सी भारी धातु हटाने में, डी उपरोक्त सभी में। से आंसर इसका डी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल संशोधन में उपरोक्त सभी तरीके से आता है। नैनो तकनीक जल शोधन में अत्यधिक प्रभाव है, क्योंकि यह परमाणु स्तर पर काम करती है। इस प्रकार अनुप्रयोग इस प्रकार है कि नैनो फिल्टर द्वारा नैनो झिल्ली का उपयोग पानी में बहुत छोटे जीवाश्म रसायनों और कणों को छानने के लिए किया जाता है। फिर सेकंड है बैक्टीरिया नाशक। सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग बैक्टीरिया के कीटनाशक को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे पान संकीर्ण मुक्त हो जाता है। फिर भारत धातु श्रेणी में नैनो एडसावेट और कार्बन नैनोमीटर में पानी में मौजूद आर्सेनिक, लेड, मरकरी जैसी हानिकारक भारी धातु को हटाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन किसका एक रूप है? ए लोहा, बी तांबा, सी कार्बन, डी सिलिकॉन। से आंसर है इसका सी कार्बन। ग्रेफीन कार्बन परमाणु के एकल परत है जो मधुकों जैसी संरचना में स्थित होती है। यह कार्बन का एक रूप है। उसे बहुत हल्का, स्टील से 200 गुना मजबूत और बिजली का बहुत अच्छा संवाहक माना जाता है। ग्रेफाइन भी कार्बन के रूप है जो कई ग्रेफीन परतों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कपड़ा उद्योग में क्यों जाता है? ए दाग प्रतिरोध कपड़ों के लिए, बी जल रोधी कपड़ों के लिए, सी जीवाणु रोधी कपड़ों के लिए, डी उपरोक्त सभी के लिए। सही आंसर का डी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कपड़ा उद्योग में इन सभी विशेषता दाग प्रतिरोध, जल रोधी, जीवाश्म जीवाणु रोधी गुणों को विकसित करने के लिए आता है। नैनो कण जैसे सिल्वर, सिलिकॉन का उपयोग करके कपड़े की सतह को स्मार्ट बनाया जाता है, तो दाग पानी और कीटाणु के प्रति बेहतर स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इसे सही उत्तर उपरोक्त सभी है। प्रमुख कारण और अनुप्रयोग। दाग प्रतिरोध कपड़े। नैनो इंजीनियरिंग कोटिंग कपड़े पर तरल पदार्थ गंदगी को चिपकाने से रोकते हैं। जल रोधी कपड़े। सिलिका जैसे नैनो कणों का उपयोग करने कपड़े की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाई जाती है जो पानी को पूरी तरह से दूर रखते हैं। सुपर हाइड्रोफिल जीवाणु रोधी कपड़े। सिल्वर, तांबे या नैनो जिंक ऑक्साइड कणों का उपयोग करके कपड़े में रोगाणु, खुराक और गंध को रोकने का वाले गुण पैदा किए जाते हैं, जो चिकित्सा और खेल प्रतिदिन के लिए बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में उपयोग किस लिए होता है? ए नैनो उर्वरक, बी कीटनाशक, सी फसल सुरक्षा, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका डी। कृषि में नैनो तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। यह नैनो उर्वरक के माध्यम से एक पोषण तत्वों की दक्षता बढ़ाने, नैनो कीटनाशकों द्वारा फसल सुरक्षा और कीट प्रबंधन मृदा स्वास्थ्य पोषण में सुधार के लिए अत्यंत उपयोगी, जो अत्यंत स्थायी कृषि को बढ़ावा देते हैं। नैनो उर्वरक पोषण तत्वों के सीधे पौधे तक पहुंचकर, जैसे नैनो यूरिया, बर्बाद को कम करते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं। कीटनाशक नियंत्रण दिशाओं के माध्यम से कीटों को सुरक्षा प्रदान कर जिसके कम रासायनिक कर सकता है। फसल सुरक्षा नैनो सेंसर और नैनो कणों का उपयोग रोगों का पता लगाने, मिट्टी के स्वास्थ्य की करने, पर्यावरणीय तनाव से बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सोलर सेल का नाम क्या है? कम लागत, बी अधिक दक्षता, सी हल्का वजन, डी उपरोक्त सभी। से आंसर इसका डी। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सोलर सेल का मुख्य लाभ उपरोक्त सभी है। कम लागत, नैनो सर्विस सोलर सेल पारंपरिक सिलिकॉन सेल की तुलना में कम सामग्री पर उपयोग करते हैं। इन्हें कम सामग्री का उपयोग करते हैं। इन्हें कम उत्पादन लागत पर बनाया जाता है। अधिक दक्षता, नैनो संरचना जैसे क्वांटम डॉट्स, नैनो वायर सूर्य के प्रकाश को बेहतर ढंग से अवशोषित करती है, जिससे बिजली उत्पादन की दक्षता बढ़ जाती है। हल्का वजन,
नैनो तकनीक के माध्यम से पतली फिल्म और सौर सेल विकसित किए जाते हैं जो पारंपरिक पैनलों की तुलना में बहुत अधिक हल्के और लचीले होते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी बेंट तकनीकी, डी उपयुक्त सभी से। आंसर इसका डी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग ऊर्जा के सभी क्षेत्रों में, जैसे सौर ऊर्जा, नैनो मटेरियल जैसे क्वांटम डॉट्स और सौर कोशिकाओं की दक्षता बढ़ाने, पवन ऊर्जा कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग पवन टरबाइन के ब्लेडों को हल्का और मजबूत बनने के लिए किया जाता है। बेटक की तकनीकी, नैनो इलेक्ट्रोड का उपयोग में बैटरी की सुरक्षा की क्षमता और चार्जिंग गति में काफी सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी में बॉटम अप टू अप्रोच का अर्थ है बड़े से छोटे बनाना, परमाणु संरचना, मशीन बनाना, ऊर्जा उत्पादन से। आंसर इसका बी परमाणु ऊर्जा संरचना। नैनो टेक्नोलॉजी में बॉटम ऑफ द त्रिकोण का अर्थ मुख्य होता है बॉटम ऑफ द। इस विधि में एकल परमाणुओं या अणुओं को आपस में जोड़कर एक व्यवस्थित करने की नैनो स्ट्रक्चर जैसे नैनो ट्यूब और नैनो कण तैयार किया जाता है। यह छोटे स्तर पर बड़े स्तर की हो जाने की प्रक्रिया है। टॉप डाउन, इसके विरुद्ध टॉप डाउन अप्रोच में बड़े बल्क पदार्थ को काटकर या तोड़कर नैनो आकार में बनाया जाता है। उदाहरण से संयोजक और आणविक निर्माण बॉटम अप के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नैनो रोबोट का संभावित उपयोग किस क्षेत्र में था? ए चिकित्सा, बी अंतरिक्ष, सी रक्षा, डी उपयुक्त सभी से। आंसर इसका डी उपयुक्त सभी। नैनो रोबोटिक का संभावित उपयोग सभी क्षेत्रों में। नैनो रोबोटिक तकनीक के प्रमुख संभावित उपयोग निम्नलिखित हैं क्षेत्र हैं: चिकित्सा, कैंसर का लक्षित उपचार, अस्टिक दवा वितरण, गैर आक्रामक सर्जरी, डीएनए की मरम्मत और बीमारियों का निदान, रक्षा, टोई कार्यों, जहरीले पदार्थों का पता लगाने और सुरक्षा का आवश्यक रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, नैनो टेक्नोलॉजी को बड़े पदार्थ को विशेषता क्या होती है? ए अधिक मजबूती, बी हल्कापन, सी उच्च चालकता, डी उपरोक्त सभी से। आंसर इसका डी। नैनो टेक्नोलॉजी में बड़े पदार्थ नैनो मटेरियल की विशेषता उपरोक्त सभी है। नैनो मास्कल पर पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक गुण पारंपरिक सामग्री की तुलना में पूरी तरह से बदल जाते हैं। अधिक मजबूती, नैनो कणों का संरचनात्मक घनत्व अधिक होता है जिससे पारंपरिक स्टील या अन्य धातु की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब। हल्कापन, नैनो पदार्थ अपने उच्च शक्ति से वजन अनुपात के कारण अत्यधिक हल्के होते हैं जो एरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योग में बहुत उपयोगी हैं। उच्च चालकता, नैनो पदार्थों में उत्कट विद्युत और तापीय चालकता होती है। नए इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर में प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा किससे जुड़ा है? ए पर्यावरण प्रभाव, सी सुरक्षा स्वास्थ्य जोखिम, डी सी नैतिक मुद्दे, डी उपयुक्त सभी से। आंसर इसका डी। नैनो कणों के पर्यावरण में फैले पर्यावरण प्रभाव का स्वास्थ्य आवश्यकता, स्वास्थ्य प्रभाव, स्वास्थ्य जोखिम, नैनो पर्यावरण का दूरपगा नियंत्रित विकास, ये तीनों ही प्रमुख रहते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीव विज्ञान के लिए दीर्घकालिक खतरा पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, पॉइंट है इसका मुख्य बिंदु, पर्यावरण प्रभाव, नैनो अपशिष्ट और नैनो कण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर जल मदरक का प्रदूषित कर सकते हैं। स्वास्थ्य जोखिम, नैनो कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण ये शरीर में प्रवेश कर कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। श्वसन व प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। नैतिक मुद्दे, सह प्रकृति करने वाले नैनो मशीनों गोपनीयता के लिए खतरा, व्यापक स्तर पर विनाशकारी दुर्घटनाओं को संभव होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष प्रारंभ होता है? 2005, 2007, 2009, 2010। आंसर इसका डी 2010। नैनो विज्ञान में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चल रहे प्रचार प्रसार गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने मई 2007 में नैनो विज्ञान में प्रौद्योगिकी मिशन नैनो मिशन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन शून्य आयामी नैनो संरचना का उदाहरण है? ए नैनो कण, बी नैनो रोड, सी नैनो ट्यूब, डी ऊपर के सभी से। आंसर इसका ए नैनो कण। शून्य आयामी नैनो संरचना का प्रमुख उदाहरण धातु नैनोकॉन डॉट्स तथा फुलेरीन आदि है। इसकी संरचना में इनके सभी तीनों आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग 1 से 10, 1 से 100 नैनोमीटर पैमाने पर होते हैं। जो नैनो मटेरियल को शून्य आदि नैनो पदार्थ, एकल आयामी नैनो पदार्थ 1D तथा 2 आयामी नैनो पदार्थ 2D और 3 आयामी 3D के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन इंसुलेटिंग नैनोवायन का उदाहरण है? ए SiO2, बी PT, सी डी ऊपर के सभी से। आंसर इसका ए। इंसुलेटेड नैनोवियर एकल आयामी सिंगल डिमेंशनल नैनो संरचना होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डीएनए आधारित नैनोमीटर आदि इंसुलेटेड नैनोवियर के उदाहरण होते हैं। इंसुलेटेड नैनोवियर से होकर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता। इनका मुख्य प्रभाव नैनो इलेक्ट्रॉन इंसुलेट तथा नैनो कोटिंग में होता है। अगला प्रश्न है, नैनो ट्यूब की खोज किसने की थी? ए गडबिनिंग, बी एक्सजेटम, सी पीएम एजन, डी सुमेजन से। आंसर इसका डी। कार्बन नैनो ट्यूब की खोज वर्ष 1991 में सुमे इंजीनियरिंग। आणविक स्तर पर कार्बन नैनो ट्यूब स्टील की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं एवं भार के अनुसार कार्बन नैनो ट्यूब का वजन स्टील के वजन का केवल 1/6 भाग हिस्सा है। कार्बन नैनो ट्यूब तांबे की तरह ही उष्मा और विद्युत उत्सर्जक है। इनका व्यावसायिक उपयोग
पॉलीमर, डिस्प्ले, प्लास्टिक फिल्म, कोस्टिंग, जंगरोधी पेंट, इलेक्ट्रॉन आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सिरेमिक नैनो कण जीन डिलीवरी का उपयोग में किया जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी लेड मोनोऑक्साइड, सी सिलिका, डी कैल्शियम फास्फोरेट। से आंसर है इसका बी। सिरेमिक नैनो कण कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और कैल्शियम फास्फेट का जीन डिलीवरी में व्यापक उपयोग होता है। लेड मोनोऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लेड आधारित औद्योगिक कांच और सिरेमिक के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिरेमिक नैनोकण शुद्ध रूप से थर्मल बैरियर कोटिंग के रूप में उपयोग किया जाने वाली विशालकारी परिणाम दे सकता है? ए जीरेकेनिया, बी एल्यूमिनिया, सी मोलाइट, डी हाइड्रो एक्सीरेटाइन। से आंसर है इसका ए। स्पष्टीकरण, महामान्यता वायुमंडलीय तापमान बढ़ने के साथ जीरोकीन 3 क्रिस्टल अवस्थाओं में प्रदर्शित करता है। ए शुद्ध जीरोकीन में शीतलता के दौरान टी से एम अवस्था में परिवर्तन उच्च तापमान हिस्टेरेसिस और महत्वपूर्ण आयतन परिवर्तन से जुड़ा है। इससे विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। इसलिए लेपित सूक्ष्म संरचना में उच्च तापमान टी या सी अवस्था को स्थिर करने के लिए जीरेकीन में अक्सर कई ब्रोमीन, कैल्शियम, सीरियम, मैग्नीशिया आदि मिलाए जाते हैं, जिससे विनाशकारी प्रभाव को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन नैनो कण का संश्लेषण रिवर्स माइक्रो इलिमस विधि द्वारा किया जाता है। इस तकनीक को कुछ कमियां हैं। निम्न में से एक बताओ। ए महंगी, बी अंतिम उत्पादन में सल्फेट को हटाने की आने वाली कठिनाई, सी समूहीन नैनोमीटर, डी नैनोकण का समान नुकसान। से आंसर है सी। रिवर्स माइक्रो इमल्स तकनीक की मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान सरफेक्ट बनते हैं, जिसे उत्पाद को अंतरिक्ष संप्रसारण द्वारा हटाना आवश्यक होता है। सरफेक्टेट हटाने की सबसे आम विधि विलायक निष्कर्षण है, जो आर्थिक रूप से बहुत महंगी है। इस एक अन्य नुकसान यह है कि इस प्रक्रिया के बाद नैनो कणों की विविधता में कमी आ जाएगी। से आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरेमिक नैनो कण का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ए ऑस्टियोपोरोसिस, बी काली खांसी, सी कैंसर, डी ग्लूकोमा। से आंसर है इसका बी काली खांसी। सिरेमिक नैनोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी पुनर्निर्माण, ग्लूकोमा जैसी स्थितियों के लक्षित दवा वितरण और इमेजिंग के लिए किया जाता है। हालांकि काली खांसी उपचार के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह जीवाणुक्रमिक है, जिसका इलाज एंटीबायोटिक दवा से होता है। अगला प्रश्न है, ये सिरेमिक नैनोकण अर्जेनिया, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, पेसाइड लिगेंड या रेडियोइडिन से सतह कार्यात्मक है। ये ट्यूमर और वृद्धिहीन रक्त तरल पदार्थों में उच्च आत्मीय और निवास प्रदर्शन करते हैं। ये क्या है? मेसोपोरस सिलिका नैनो टेक्नोलॉजी, बी हाइड्रोक्सीपेटाइड, सी मल्टीमोडल सिलिका नैनोकण, डी ठोस सिलिका नैनोकण। से आंसर है इसका सी। मल्टीमोडल सिलिका नैनोकण कैंसर के निदान और इमेजिंग के प्रभावी मार्कर पाए जाते हैं। इसकी सतह को अर्जेनिया, ग्लाइटिन, एस्पार्टिक एसिड, पेप्टाइड लिगेंड और रेडियोइडिन से क्रियाशील होते हैं। ये ट्यूमर और वृद्धि तरल पदार्थों में उच्च आत्मीय और उच्च स्थानीय को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुण सिरेमिक नैनोकणों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? ए सुपर प्लास्टिसिटी, बी फेरोमैग्नेटिज्म, सी पायरो इलेक्ट्रिसिटी, डी पायरोमैग्नेटिज्म। से आंसर है इसका डी। सिरेमिक नैनोकण में थोड़ा सिरेमिक की तुलना में कई बेहतर गुण होते हैं, जैसे सुपर प्लास्टिसिटी, बायरो इलेक्ट्रिसिटी, पेरोमैग्नेटिसिटी, डाइलोक्रिटिसिटी और मैग्नेटेरिसिटी शामिल है। पैरामैग्नेटिज्म सिरेमिक नैनोकण नहीं होता है। पैरामैग्नेटिज्म आमतौर पर विशिष्ट इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो सिरेमिक की सामान्य आकार्बिक संरचना नहीं होती। अगला प्रश्न है, कौन सा सिरेमिक नैनोकण बार बार कुचलने के बाद भी बिना किसी संरचनात्मक क्षति के अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है? ए नैनोट्रोब, बी पाइलिथिक्स ग्लाइकाइल, सी टाइटेनियम ऑक्साइड, डी हाइड्रोक्सी एपेटाइट। से आंसर इसका ए। नैनोट्रस वह सिरेमिक नैनोकण जिसे बार बार कुचलने के बाद भी बिना किसी संरचनात्मक क्षति के अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, क्योंकि नैनोस्टोन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनी एक नैनो सिरेमिक संरचना है, जो 85% से अधिक हवा से बनी होती है। यह अपने अत्यधिक हल्के और अत्यधिक मजबूत टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। इसकी एक अनूठी विशेषता है कि संपीड़न के बाद यह संरचना क्षति के बिना अपने मूल रूप में वापस आ सकती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि सिरेमिक नैनोकणों का निर्माण नहीं करती? ए सोल जेल, बी स्टरिंग, सी रिवर्स माइक्रो इमर्स, डी सेफोनिफिकेशन। सही आंसर है इसका डी। सिरेमिक नैनो कणों के एक निर्माण में स्पेनिफिकेशन नहीं करती क्योंकि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एस्टर को क्षार के साथ मिलाकर साबुन बनाया जाता है, जबकि सौर जेल विधि सिरेमिक नैनोकण के निर्माण में सबसे आम विधि है। इस विधि में सिरेमिक बनाने के लिए जेल और नैनोकणों वाली विलायत को मिलाया जाता है। स्टरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दबाव और ऊष्मा का उपयोग करके सिरेमिक बनाए जाते हैं। रिवर्स माइक्रो इमर्शन तेल में जल माइक्रो इमर्शन विधि कार्बनिक नैनोमीटर के निर्माण की आदर्श विधि के रूप में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए नैनोस्केल का तांबा पारदर्शी होता है, बी 100 नैनोमीटर में कण कम कण आकार सीमा में कोलाइड सोना तीव्र लाल रंग का होता है, बी नैनोस्केल पर लोहे की कठोरता और मजबूती तेजी से घटती है, डी सोने के ग्रेनाइट को रासायनिक रूप से बहुत सघेरे होते हैं। सही आंसर है सी, नैनोस्केल पर लोहे की कठोरता और मजबूत तेजी से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है, क्योंकि नैनोस्केल पर पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों के उनके स्तर पर रूप से भिन्न होते हैं। यह हॉल पेंच प्रभाव के कारण नहीं होता, जहां कणों का आकार छोटा होने पर सामग्री अधिक मजबूत हो जाती है। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सवर्ण नैनोकणों के उत्पादन में नहीं जाता? ए नाइट्रिक अम्ल, बी एल्केथेनियम, सी सोडियम बोरोहाइड, डी टोल्यून। सही आंसर इसका ए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सवर्ण नैनोकणों के उत्पादन में नहीं किया जाता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग आमतौर पर सोने की घोलने के लिए एक्वा रेजिन बनाने में किया जाता है, न कि नैनोकणों से संशुद्ध की प्रक्रिया को एक घटक के रूप में। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा एल्केथियोल की उपस्थिति में AuCl4 का अपचयन करने पर थायोल की परत चढ़े और कार्बन के अंतर्निहित सवर्ण नैनोकणों का निर्माण होता है। यह अपचय दो चरणों वाली जल टोल्यूम अपचय प्रक्रिया है। सवर्ण नैनोकणों के संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से अपचय और स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, नैनो तकनीकी की कोई हालिया विकास नहीं है, इसका प्रयोग प्राचीन काल में होता आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक वस्तु नैनो तकनीक पर आधारित है? ए लाइगोर्गिस कप, दमिश्क सलवार, वारेन कप, डी मायानील। सही आंसर है इसका सी, वारेन कप। लाइगोर्गिस कप के प्रकाश गुजरने पर यह चमकीला लाल रंग के होता है। ऐसा कांच में अंतर्निहित सोने चांदी के मिश्रित नैनोकणों के उपस्थिति कारण होता है। दमिश्क तलवार के ब्लेड की कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग किया जाता है। हाल ही में हुई खोज से पता चलती है मायानील ब्लू एक नैनो सन्निहित उपकरण है। वारेन कप नैनो तकनीकी उत्पादन नहीं है। अगला प्रश्न है, धातु के आकार में नैनो स्केल तक काम करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म घट जाता है? ए विद्युत प्रतिरोध, बी प्रत्यास्थता मापांक, सी कठोरता, डी प्रत्यक्ष क्षेत्रफल। सही आंसर है इसका बी प्रत्यास्थता मापांक। धातु नैनोकण थोक धातु की तुलना में बेहतर कठोरता, अधिक सतह क्षेत्र और विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनका प्रत्यास्थ मापन काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए लगभग 1200 nm कण आकार वाले mg नैनोकणों के यंग मापांक 3900 mm2 है, जबकि 1 माइक्रोन से बड़े आकार वाले बोरिक क्रिस्टल mg के लिए यह मान 4100 n/mm2 हो जाता है। अगला प्रश्न, जब सोने का आकार थोक के नैनो स्केल तक कम किया जाता है उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अनियमित रूप से घटता बढ़ता है, डी अपरिवर्तित रहता है। सही आंसर इसका ए, जब सोने का आकार थोक से बल्क से नैनो स्केल तक कम किया जाता है तो उसका गलनांक घटता है। इसका कारण यह है कि नैनो कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अनुपात ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। इससे पदार्थ के उसमें गुणों में नाटकीय परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, दिए गए सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर मोम पर आधारित है? ए HFS, बी कोमसोल, सी मीप, डी एनईसी। से आंसर इसका डी। सॉफ्टवेयर का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में किया जाता है, क्योंकि आजकल बाजार में कई तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिन्हें वास्तविक जीवन की जटिल विद्युत चुंबकीय समस्या को हल करने में विभिन्न विधियां शामिल है। एनईसी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोड उनमें से एक है जो मोमेंट विधि का उपयोग करते हैं, और इसका सीधा पीछे संस्करण मिनीमैक नाम से उपलब्ध है। इसका मुख्य रूप से आवर्ती डोमेन इंटेड और सतह संरचना के मॉडल पर आधारित आता है। अगला प्रश्न है, नैनो तकनीकी और जीव विज्ञान को एकीकृत करने के अनुच्छेद क्या आता है? ए नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, बी नैनो मेडिसिन, सी नैनो इंजीनियरिंग, डी नैनो मटेरियल विज्ञान।
से आंसर इसका बी। नैनो तकनीक और जीव विज्ञान को विकसित करने वाले नैनो को नैनो मेडिसिन कहा जाता है। नैनो मेडिसिन के तात्पर्य है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग है, जिससे आणविक स्तर पर निदान, दवा वितरण, इमेजिंग और थेरेपी शामिल है। अगला प्रश्न है, नैनो उपकरण के मामले में घर्षण और घिसाव की समस्या अधिक गंभीर में होती है। ए विद्युत का अचालक, बी उच्च सतह से आयतन अनुपात, सी स्नेहक संभव, डी सतह संरचना। से आंसर इसका बी। सूक्ष्म और नैनो कणों को सतह से आयतन अनुपात अधिक होता है, जिससे घर्षण और टूट फूट की समस्या और भी गंभीर होती है। इन उपयोगों के गतिशील भागों पर अति स्नेहक सुपर लुब्रिकेंट की परत चढ़ाकर इस समस्या का समाधान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आदर्श अर्धचालक नैनो संरचना के लिए आवश्यक है। ए घनत्व, बी एक रूपता, सी प्रतिरोध विभव, डी निम्न गलनांक। से आंसर इसका डी। एक आदर्श अर्धचालक नैनो संरचना का आकार, मापा और संगठन एक समान है। संगठन नैनो संरचनाओं के अनेक अनुप्रयोग हैं। इलेक्ट्रॉन और छिद्रों को समाहित करने वाली विभक्त को इतने गहरे होने चाहिए कि वाहनों का ताप उत्तेजना नैनो संरचना से बाहर नहीं निकल सके। निम्न गलनांक का आदर्श नैनो संरचनाओं के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं। वास्तव में अधिकांश नैनो उपकरणों के लिए उच्च तापीय स्थिरता की आवश्यकता हो, जिसे संचरण के दौरान पिघले या खराब न हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नैनो मटेरियल का गुण नहीं है। ए उच्च सतह से आयतन अनुपात, बी बड़े कण आकार के कारण कम कार्यशीलता, सी थोक पदार्थों की तुलना में बढ़ी हुई मजबूती और कठोरता, डी अद्वितीय प्रकाशीय विद्युत और चुंबकीय गुण। से आंसर इसका बी। नैनो पदार्थों का सतह क्षेत्रफल और आयतन अनुपात अधिक कम होने के कारण उनकी प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, न कि कम होती है, जिससे वे अन्य पदार्थों के साथ अधिक सहजता से परस्पर क्रिया कर पाते हैं। नैनो आकार के कारण उनके गुण थोक पदार्थों से काफी भिन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न, नैनोवायर की चालकता संबंधित थोक पदार्थों की चालकता से बहुत कम क्यों की जाती है। ए ताप क्रिया विधि से सटीक नियंत्रण के कारण, अधिक मध्यम मुक्त के पथ के कारण, तार की सीमाओं की परिगणना के कारण, डी नैनोवायर द्वारा लगाए गए भारी के प्रति प्रक्रिया के कारण। आंसर का सी। नैनोवायर की चालकता उसके मूल पदार्थों की चालकता से काफी कम होती है, जिसके कारण तार की सीमाओं से होने वाली परिगणना मूल पदार्थों के मूल इलेक्ट्रॉन माध्यम से पथ से नीचे तार की चौड़ाई कम करने पर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चालकता में यह कमी नैनोवायर के ऊर्जा की परिणामों के कारण होती है। अगला प्रश्न, नैनो कणों के संयोजन द्वारा व्यवस्थित संरचनाओं में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहता है। ए नैनो फॉर्मेशन, बी नैनो असेंबली, सी नैनो सिंथेसिस, डी नैनो स्केल पेरेंटिंग। से आंसर इसका बी। नैनो कणों के संयोजन द्वारा व्यवस्थित संरचनाओं में परिवर्तन होने के कारण प्रक्रिया को नैनो असेंबली कहा जाता है। नैनो असेंबली का तात्पर्य बारीक चेप के बिना नैनो कणों के अंतरिक्ष गुणों और अंतःक्रियाओं के कारण संगठित संरचनाओं में समय व्यवस्थित होने से है। अगला प्रश्न है, नैनो फ्लूइडिक में उन्नत संख्यात्मक तकनीकों का प्रमुख कमी क्या है। ए उच्च गणना लागत, बी समय लेने वाली प्रक्रिया, सी समय नैनो स्केल परिवहन में परमाणु व्यवहार की खराब समझ, डी बहुत कम सटीकता से परिशुद्धता। से आंसर इसका ए। नैनो फ्लूइड के क्षेत्र में उन्नत संख्यात्मक तकनीकों के आगमन के नैनो स्केल परिवहन को नियंत्रित करने वाली परमाणु व्यवहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान संभव हो पाया है। इसके अलावा उच्च सटीकता दर और त्वरित परिणाम देने की क्षमता के अनुसंधान और विकास में इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया है, लेकिन इस तकनीक की एक प्रमुख कमी इसकी अत्यधिक गणना लागत है, जो अक्सर इसके उपयोग को सीमित करती है। अगला प्रश्न है, नैनो इन्फॉर्मेटिक के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है। ए इसका उपयोग नैनो मटेरियल्स के विकास और तुलनात्मक लक्षण वर्णन में किया जाता है, बी यह पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सुधार करता है, सी नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में डेटा एकत्र करने और साझा करने पर सीमित है, डी यह डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, उत्पादन डिजाइनिंग, लॉजिस्टिक्स और अनुकूलन की तकनीकों को लागू करता है। सही आंसर इसका सी। नैनो फॉर्मेटिक कम्प्यूटेशनल नैनो टेक्नोलॉजी की एक विशाल शाखा है जो बड़ी मात्रा में डेटा उत्पादन, संग्रहित और वितरित करती है। यह केवल सूचना एकत्रित करने और साझा करने तक सीमित नहीं है, एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसके अनुप्रयोग उद्योगों, पर्यावरण, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक खोज, विनिर्माण आदि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नैनो वायर का लाभ नहीं। ए उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशील, बी कम प्रतिक्रिया समय, डी विद्युत उच्च पराविद्युत निर्देशांक, डी असीमित इलेक्ट्रॉन होल विशेषता। से आंसर इसका डी। नैनोवायर में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, उच्च परावैद्युत जड़ता और सममित इलेक्ट्रॉन होल विशेषता होती है, न कि असममित इलेक्ट्रॉन होल विशेषता। पतली संरचना और अत्यधिक उच्च सतह से आयतन उत्पाद के कारण ये उच्च संवेदनशील और कम प्रतिक्रिया समय के साथ बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। ये कई ट्रांजिस्टर को एक ही चिप में समाहित करने की अनुमति देते हैं, जिससे अधिक समरूप और सघन संरचनाएं बनती है। अगला प्रश्न है, किसे कम्प्यूटेशनल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र नहीं माना जाता। ए इलेक्ट्रॉन केमिस्ट,
बी नैनो फाइटिंग मैट्रिक्स, सी नैनो डिवाइस सिमुलेटरी, डी आणविक मॉडलिंग। सही आंसर इसका ए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट और क्यूमुलेशन टेक्नोलॉजी को उत्पादन नहीं मानता है, जबकि क्यूमुलेशन टेक्नोलॉजी को नैनो फॉर्मेटिंग, मॉडिफिकेशन, मॉडलिंग, नैनो सिमुलेटेड, हाई फिdelity ऑपरेटिंग को नैनो टेक्नोलॉजी से प्रेरित कंप्यूटिंग जैसे उप क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसका उपयोग नैनो ट्राइबोलॉजी अध्ययन के लिए नहीं किया जाता? ए यौगिक माइक्रोस्कोप, बी एएफएम परमाणु बेल माइक्रोस्कोप, सी एसटीएम स्कैनिंग टाइनिंग माइक्रोस्कोप, डी एसपीएफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। सही आंसर इसका ए यौगिक माइक्रोस्कोप 1000 गुना आवर्धन प्रदान करता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी अध्ययन के उच्च रेजोल्यूशन माप की आवश्यकता होती है, जो एसटीएम, एएफएम और एसपीएम सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो कणों के निर्माण के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ए अवसादन, बी निस्पंदन, सी आसवन, डी लिथोग्राफी। सही आंसर इसका डी। लिथोग्राफी नैनो कणों के स्टेक को नियंत्रित निर्माण के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। इसमें नैनो स्केल का सबटेक्सचर पर पैटर्न बनाने के लिए मास्क और नक्काशी प्रक्रिया का उपयोग शामिल है। अगला प्रश्न है, नैनो कणों का सामान्य आकार क्या होता है? ए 1 से 100 मीटर किलोमीटर, बी 1 से 100 माइक्रोमीटर, सी 1 से 100 नैनोमीटर, डी 1 से 100 पिकोमीटर। से आंसर इसका सी। नैनो कणों का आकार आमतौर पर कम से कम एक आयाम से 100 नैनोमीटर के बीच होती है। छोटा आकार उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अद्वितीय गुण और अनुप्रयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नैनो तकनीकी का संभावित पर्यावरण अनुप्रयोग नहीं? ए कार्बन उत्सर्जन, बी तेल रिसाव की सफाई, सी वनों की कटाई, डी प्लास्टिक उत्पादन। से आंसर इसका बी। नैनो तकनीकी इस पर्यावरण संरचना प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी ढंग से किया जाता है। नैनो तकनीकी उच्च सोखने की क्षमता वाले नैनो टोरियल का उपयोग करके पानी के तेल को अधिक कुशलता से हटाने के लिए तेल के रिसाव को सफाई से बेहतर तकनीकों की संभावना प्रदान करता है। अगला टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रकाश संश्लेषित ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? ए साइनोबैक्टीरिया, बी बायोफाइट, सी हरित शैवाल, डी जीवाणु। सही आंसर इसका ए साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहता है, पृथ्वी पर पहली जीव जिन्हें जल H2O का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण किया और उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन मुक्ति। इसकी उत्पत्ति लगभग 2.5 से 3.5 अरब साल पहले हुई थी। अगला प्रश्न, यदि किसी जीवाणु के में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहता है? पेरिट्राइक्स, बी मोनोट्राइस, सी एम्फिट्राइस, डी बेसिट्राइक्स। सही आंसर इसका बी मोनोट्राइट। जब जीवाणु के केवल एक सिरे पर एक ही फ्लैजेला होता है, उदाहरण विब्रो कोलेरा। एम्फिट्राइक्स, जब जीवाणु के दोनों सिरे पर एक एक या गुच्छे में फ्लैजेमा होता है। पेरिट्राइक्स, जब फ्लैजेमा जीवाणु की पूरी तरह से सामान्य रूप से बिखरे होते हैं, उदाहरण ई फोलाइट। फिर है लोफोटाइट, जब जीवाणु को एक सिरे पर फ्लैजेमा का एक गुच्छा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? ए बैक्टीरिया, बी डाइम, सी साइनोबैक्टीरिया, डी माइक्रोप्लाज्मा। सही आंसर इसका बी मोनेरा। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा शामिल होता है। डाइटम प्रोटिस्टा जगत में संबंधित है। ये एक कोशिका यूकेरियोटिक जीव होते हैं जो मुख्य रूप से जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, ब्रेड पानी के इस्तेमाल में किया जाना खमीर होता है? ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बी किण्वन की प्रक्रिया की मदद नहीं करता, सी इसे स्वादिष्ट बनना होता है, डी संरक्षण के रूप में कार्य करता है। सही आंसर इसका ए खमीर किण्वन की प्रक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड और हल को हल में बदल लेता है। यह CO2 की ब्रेड को फुलाने और नरम बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? हेमीसेल्यूलोज से, बी सेल्यूलोज से, सी काइटिन से, डी लिग्निन। सही आंसर इसका सी कवक की बाहरी परत का कोशिका भित्ति में जटिल सर्कल से बने होते हैं, जो काइटिन कहा जाता है। उन्हें यह चलनात्मक मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शैवाल निम्नलिखित में किस समूह से संबंधित है? ए टेरिफाइट, बी थैलोफाइट, सी आवर्ती बीज, डी ब्रायोफाइट। सही आंसर इसका बी शैवाल पादप जगत में थैलोफाइट समूह से आते हैं। इनकी संरचना की शरीर की संरचना थैलस जैसी होती है, जिसका अर्थ है इसमें जड़, तना और पत्ते अलग अलग नहीं होती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं? ए कवक, बी राजवंशियम, सी वायरस विषाणु, डी शैवाल। सही आंसर इसका डी
शैवाल स्वयंपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कवक और वायरस में यह क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? ए केलिफॉर्म जीवाणु, बी स्टेफोकाक जीवाणु, सी स्टेफाइकाकस जीवाणु, डी डिप्लोकाकस जीवाणु। गंगा नदी से आंसर इसका डी। गंगा नदी में जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया विशेषकर की उपस्थिति प्रदूषण का मुख्य संकेतक है। बैक्टीरिया मुख्य रूप से मानव और पशु के मल त्याग के कारण नदी में पानी में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन सा है? ए यीस्ट, बी शैवाल, सी साइनोबैक्टीरिया, डी जीवाणु। सही आंसर है इसका डी। जीवाणु सबसे छोटा ज्ञात जीव होता है जिसमें एक निश्चित कोशिका भित्ति होती है। हालांकि माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए कोशिका भित्ति वाले जीवों में जीवाणु या बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं। अगला प्रश्न, ईस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए जाता है? ए अल्कोहल, बी दही, सी चीनी, डी साधारण नमक। से आंसर है ए अल्कोहल। ईस्ट एक कवक है जो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा चीनी, शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में देते हैं। इसका प्रयोग शराब और बियर बनने के साथ बेकिंग सोडा के ब्रेड को फैलाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाने वाली है। कवक द्रव्य है विषाणु, कवक, जीवाणु, हरित शैवाल। से आंसर है इसका सी। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इनमें पृथ्वी पर सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं माना जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ए लुई पाश्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी एंटोनी वान लीeuwenhoek, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। से आंसर है इसका सी। एंटोनी वान लीeuwenhoek जो सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से जीवित सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया को देखा था। नोट कुछ संदर्भ में लुई पाश्चर का आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से किस पे बनी होती है? ए सेलुलोज से, बी पेप्टिड ग्लाइकन से, सी काइटिन से, डी लिपिड से। सही आंसर है इसका बी। पेप्टिडग्लाइकन यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है जो शर्करा और अमीनो एसिड से बना होता है। गोलक है जो कोशिका को मजबूती और आकार प्रदान करता है। सेलुलोज यह मुख्य रूप से पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। काइटिन यह कवक फंगी को कोशिका भित्ति के मुख्य घटक में रूप में माना है, मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मुरेमियम अम्ल की मात्रा होती है। ए सत्य है, बी असत्य है। सही आंसर है इसका ए सत्य है। मुरेमिक अम्ल यह पेस्टिगोलाइन का एक हिस्सा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन और मुरेमियम अम्ल की मात्रा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में बहुत अधिक, लगभग 70 से 90% होती है, इसलिए कथन गलत सत्य है। अगला प्रश्न में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी एल्गी। से आंसर है इसका बी। प्रोकैरियोट जीव में होते हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली के घिरे अंग होते हैं। बैक्टीरिया इस श्रेणी का सबसे प्रमुख उदाहरण फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी यूकेरियोटिक जीव है। अगला प्रश्न है, स्पाइरिक बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? ए गोलाकार, बी दंडाकार, सी सर्पिलाकार, डी कोमाकार। से आंसर है इसका सी। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्पाइरिंगलम नाम से बैक्टीरिया की आकृति सर्पिलाकार होती है। अन्य आकृतियों में गोलाकार, दंडाकार और कोमाकार शामिल है। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए लुई पाश्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कोच ने, सी डी जॉनसन ने। से आंसर है इसका बी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दुनिया की पहली प्रभावित एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। उन्होंने पाया कि पेनिसिलिन नोनेटम नामक कवक बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है, टीबी या क्षय रोग के कारक जीवाणु का नाम? ए माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी एस्केरियोसिया कोलाई, डी साल्मोनेल। से आंसर है इसका ए। क्षय रोग या टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायरस है? HIV, साल्मोनेला, राइबोजेमिया, लैक्टोबासिलस। से आंसर इसका ए। HIV ह्यूमन इम्यूनोसिंड्रोम फैंसीसी वायरस एक
विषाणु है जो एड्स का कारण बनती है। अन्य विकल्प जैसे सैल्मोनेला, राइबोजियम और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु में सोपर निर्माण किसके द्वारा होता है? ए बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम, बी ई कोलस, सी विब्रियो, डी स्यूडोमोनास। सही आंसर इसका ए। बेसिलस और क्लोस्ट्रिडियम प्रजाति के जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कठोर एंडोस्पर्म बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइम रोग का कारक क्या है? ए बोलेरिया, बर्गर डेफ्री, बी रिगेट्सिया, सी क्लेमाइडिया, डी माइकोप्लाज्मा। से आंसर इसका ए। लाइम रोग का जीवाणु जनित जीवाणु है जो मुख्यतः रूप से संक्रमित ब्लैक लेगड टिक हिरन टिक के काटने से मनुष्य में फैलता है। बोलेरिया बर्गर डेफ्री एक सर्पिल आकार का बैक्टीरिया होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? राइबोजेमिया, नाइट्रोसोमिया, सोमोनास, सी क्लास्ट्रिडियम, डी बेसिलस। से आंसर इसका ए। राइबोसोम मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु हैं जो फलीदार पौधे जैसे मटर दाल के जड़ों को साथ सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलते हैं, जिसके उपयोग पौधे उपयोग के कारण कर सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का मुख्य अंतर क्या है? ए एंटीसेप्टिक जीवित उत्तर पर प्रयोग करते हैं, बी एंटीसेप्टिक निर्जन वस्तुओं पर, सी दोनों, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी। एंटीसेप्टिक का उपयोग जीवित उत्पाद जैसे त्वचा या घाव पर सूक्ष्म जीवों को मारने या उन्हें वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे डिटॉल, जबकि इंसेप्टिव का उपयोग फर्श, औजारों, अन्य झिंझी वस्तुओं की सतह पर साफ करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटोक्लेव में किस तापमान में स्टेरिलाइजेशन होता है? ए 121 सेल्सियस पर 15 psi, बी 100 सेल्सियस पर, सी 150 सेल्सियस पर, डी 80 सेल्सियस पर। सही आंसर इसका ए। ऑटोक्लेव में स्टेरिया इंजेक्शन के लिए मानक स्थिति 121 सेल्सियस तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव है, इसे आमतौर पर 15-20 मिनट के लिए बनाए रखा है। यह सूक्ष्मजीवों और उनके बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। अगला प्रश्न, फॉर्मेशन के मुख्य रूप से कौन सा जीवाणु उपयोग होता है? ए लैक्टोबैसिलस, बी ई कोलाई, सी साल्मोनेल, डी शिगेला। सही आंसर इसका ए। लैक्टोबैसिलस ऐसा जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सबसे आम उदाहरण दूध से दही जमना है। यह दूध में मौजूद लैक्टो शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। गेट बंद कर दिया उन्होंने। पाश्चराइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सभी स्पोर नष्ट करना, बी रोगजनक जीवाणु को मारना, सी स्वाद बढ़ाना, डी रंग बनाए रखना। सही आंसर इसका डी बी। पाश्चराइजेशन का मुख्य लक्ष्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध में मौजूद हानिकारक रोगाणुजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है, ताकि उन्हें उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने जाते हैं। सभी बीजाणु को नष्ट नहीं करता, ये केवल सक्रिय हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। पहला प्रश्न है, एंडोस्पेयर किसमें पाया जाता है? ए बेसिलस एंथ्रेक्स, बी ई कोलाई, सी स्टिफिलिकेशन, डी स्ट्रेप्टोकोकस। सही आंसर इसका ए। एंडोस्पेयर बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाने वाली अत्यधिक प्रतिरोधक सूचना है जो उन्हें प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। ये मुख्य रूप से बेसाइल्स और क्लोस्ट्रिडियम प्रजाति के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ई कोलाई और स्टेपियोलाइसिस एंडोस्पेयर नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है? ए रोडोस्पिरिल्लियम, बी माइक्रोबैक्टीरियम, सी क्लोस्ट्रिडियम, डी विब्रियो। सही आंसर इसका ए। यह एक बैंगनी गैर सल्फर बैक्टीरिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्लाइसीडम क्या है? ए अतिरिक्त छोटा डीएनए, बी कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। से आंसर इसका ए अतिरिक्त छोटा। यह बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक छोटा गोलाकार डीएनए अणु है जो मुख्य जीनोमिक डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से प्रकृति बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है? ए एस्चेरिचिया कोली, बी स्टेफिलोकोकस ऑरियर, सी बेसिलस सब्टिलिस, डी क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। सही आंसर इसका ए एस्चेरिचिया कोली। इसकी कोशिका में भित्ति में पोप्टिडोग्लाइकन की पतली परत होती है और यह ग्राम स्टेनिंग के दौरान गुलाबी रंग देती है। अगला प्रश्न है,
क्वारंटाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोग प्रसार को रोकना, बी दवा बनाना, सी खाद्य परीक्षण, डी पानी शुद्ध करना। सी आंसर इसका ए, रोग के प्रकार को रोकना। यह संक्रमण बीमारियों को फैलने से बचाने के लिए संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं में अलग रखने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? ए मानव आंखों से दिखाई देने वाले अणुओं का अध्ययन, बी जानवरों और उनके परिवार का अध्ययन, सी नग्न आंखों से दिखाई देने वाला जीवाणु का अध्ययन, डी सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन। सही आंसर इसका सी, नग्न आंखों से न दिखाई देने वाले जीवों को अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, उदाहरण जीवाणु, विषाणु, कवक आदि। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए एडविन जॉन बटलर, बी फर्नीडेट कोहान, सी रॉबर्ट कोहान, डी एंटोनी लिवेनहॉक। से आंसर इसका डी है। लेप्टन में कपड़ा व्यापारी एंटोनी वान लिवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना। उन्होंने घर में बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज की है। अगला प्रश्न है, कौन सूक्ष्म जीव प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करता है? ए साइनोबैक्टीरिया, बी कवक और विषाणु। साइनोबैक्टीरिया, कवक और विषाणु, बी विषाणु, सी साइनोबैक्टीरिया, डी कवक। सही आंसर इसका डी, साइनोबैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश की आवश्यकता होता है। कवक और विषाणु प्रकाश संश्लेषण करके मत असमर्थ होती हैं और परपोषी होती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कौन सा भाग प्रकाश किरणों के एकत्रित करने और देखे जाने वाले नमूने पर केंद्रित करने में सहायक है? ए संघनन लेंस, बी आवर्धन लेंस, सी वस्तुनिष्ठ लेंस, डी नेत्र लेंस। आंसर इसका ए, संघनन लेंस। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में 3 अलग लेंस प्रणाली होती है। संघनन लेंस प्रकाश स्रोत और नमूनों के बीच स्थित होती है। यह सूक्ष्मदर्शी नेत्र के तल में प्रकाश किरणों को एकत्रित और केंद्रित करते हैं ताकि नमूनों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी चीजें सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं? ए मादक पेय पदार्थ, बी किण्विक दूध उत्पादन, सी ब्रेड, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका डी, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कई उद्योगों में हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि किण्वित डेयरी उत्पादन, खट्टा क्रीम दही, शादी अचार, ब्रेड और मई में किण्वित खाद्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका का अनुमानित आकार क्या है? ए 1 मिमी व्यास, बी 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास, सी 2 मिलीमीटर व्यास, डी 2 माइक्रोमीटर व्यास। से आंसर इसका बी, जीवाणु बहुत छोटे होते हैं। जीवाणु का यह छोटा आकार उनके उच्च सतह क्षेत्र से आयतन अनुपात को बनाए रखने की मदद करता है, जिससे अधिकांश का व्यास लगभग 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। यही कारण इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम रेजोल्यूशन किसके साथ प्राप्त किया जा सकता है? ए उपयोग की जाने वाली दृश्य प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, बी उपयोग की जाने वाली दृश्य प्रकाश की सबसे लंबी तरंगे, सी न्यूनतम संख्यात्मक अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव, डी उपयोग की जाने वाली दृश्य प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य और अधिकतम संख्यात्मक अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव। से आंसर इसका बी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए इलेक्ट्रॉन किरणें और चुंबकीय लेंस, बी प्रकाश तरंगे, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी इलेक्ट्रॉन किरणें। आंसर इसका ए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रतिबिंब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज और चुंबकीय लेंस का उपयोग करना है। इसके विपरीत प्रकाश माइक्रोस्कोप में दृश्य प्रकाश और कांच के लेंस का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होने के कारण इसकी विद्युत क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से कहीं अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिप्रोचेस्ट है? ए स्ट्रेटोमाइसेस एसपी, बी ट्रोपोमोनेमा पिलिडम, सी स्प्रिड वालुडांस, डी कोरियन बैक्टीरिया डिप्थीरिया। सही आंसर इसका बी, सपारीक्रूलिट के पतले लचीले और सर्पिकल आकार के बैक्टीरिया होते हैं। वे अपने आकृति को मोड़ने और विकृत करने में सक्षम होते हैं। ट्रोपोनोमा पिलिडम इसी समूह प्रमुख उदाहरण है। यह सिफिलिस रोग का कारक है। सिफिलिस में भी सर्पिल होते हैं, लेकिन स्पाइरोकीट की तुलना में अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। सिफिलिट वालुटस इसी श्रेणी में आते हैं। स्पोरोमाइट तुंते में बैक्टीरिया हैं, जबकि कोरियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया छड़ के आकार के होते हैं। इनका संचालन इनके शरीर के भीतर मौजूद एंडोफ्लेगेला के माध्यम से होता है। इन्हें घने माध्यम जैसे ऊतकों से भी गति में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के दोनों ध्रुव पर फ्लैगोला का समूह वाले जीवाणु को क्या कहता है? ए एम्फीट्राइकस, बी मोनोट्राइकस, सी
पेरिट्राइकस, डी लेप्रोट्राइकस। ये आंसर इसका ए। एम्फीट्राइकस में फ्लैजोला या तो एकल रूप में या फिर दोनों कोशिका ध्रुवीय समूह में पाया जाता है। लेप्रोट्राइकस कोशिका के केवल एक ध्रुव पर फ्लैजोला का गुच्छा समूह पाया जाता है। बेरिगेटिस फ्लैजोमा जीवाणु की पूरी तरह पर सतह रूप से विकसित होते हैं। मोनोकाइटेड एकल ध्रुवीय फ्लैजोमा के लिए होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की श्वसन श्रृंखला किससे संबंधित है? ए कोशिका द्रव्य झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका द्रव, सी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। सही आंसर इसका ए, कोशिका द्रव्य झिल्ली। जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव में होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, इसलिए इनमें श्वसन श्रृंखला कोशिका द्रव्य झिल्ली साइटोप्लाज्मिक झिल्ली की स्थित है। इस झिल्ली ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। यूकेरियोट्स उच्च श्रेणी के जीवाणु जैसे मनुष्य, पौधे में श्वसन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली से मौजूद होते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस किस में हो सकता है? ए अवयवी कोशिका में, बी वायवीय कोशिका में, सी न तो वायवीय में और न ही अवयवीय कोशिका में, डी वायवीय और अवयवीय दोनों कोशिका में। सही आंसर है इसका डी। ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में आवश्यक नहीं है, इसलिए यह अवयवीय और अवयवीय दोनों कोशिकाओं में हो सकता है। अवयवीय कोशिकाओं में ग्लूकोज किण्वन उत्पादन में विघटित होता है। वायवीय कोशिकाओं में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।